हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की क्लास, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 को, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 14। इससे पहले हम क्लास 7 के 13 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 6 को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसमें क्लास 7 के सभी चैप्टर्स देखने वाले हैं लास्ट के। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्लास को। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट चैप्टर 14, इसका नाम है पौधों में संवहन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं, तो इस कैसे करते हैं पौधे जल का अवशोषण। पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है, मूल रोम कहते हैं उसे, और यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है ये, तो मूल रोम जल और जल में घुले खनिज पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद तन और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में क्या है, पाइप जैसी क्या होती है, वाहिकाएं होती हैं, और इन्हीं वाहिकाओं द्वारा क्या होता है, संवहन की क्रिया होती है। और ये वाहिकाएं क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण होता है। और जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ बनाता है जो जड़ें, तने एवं पत्तियों तक क्या है, फैला रहता है। तो पौधों में क्या है, जाइलम और फ्लोएम इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, पिक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि पौधों के संवहन ऊतक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम क्या है, जल और खनिज लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम क्या है, भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिकाएं फ्लोएम होती हैं जो संवहन ऊतक हैं और पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन ये दिखाई गई है इसकी पिक्चर की, पौधे को क्या है, ऐसे पॉलीथीन से बांध दिया गया है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का जो उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो क्या है, तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कारक है सूर्य, तापमान, हवा और आर्द्रता। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल एवं खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के भी विभिन्न अंगों तक पहुंचना क्या है, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक क्या है, जाइलम कहलाता है। और पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। और अवशोषित जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, और वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15, इसका नाम है जीवों में शोषण। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। तो शोषण के बारे में भी हम थोड़ा क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर जाने की क्रिया क्या है, अंतःशोषण कहलाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या है, उच्छ्वसन कहलाती है। यह हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी। उच्छ्वसन से उत्सर्जित हवा में O2 मात्रा कम व CO2 और वाष्प की मात्रा क्या है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, मुक्त करते हैं इसमें। नेक्स्ट है जिसका उपयोग पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, और इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता क्या है, बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया शोषण के दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा क्या है, मुक्त होती है, और जीव अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए इस ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट है सांस लेना हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया, यानी मनुष्य में नाक से फेफड़े तक और वापस फेफड़े से नाक तक
जबकि श्वसन शरीर की कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अंत शोषण और उच्च शोषण या शोषण में अंतर। ठीक है, तो जो अंत शोषण है यह क्या है, यह यांत्रिक क्रिया होती है और इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उच्चस्थित होते हैं। और शोषण क्या है, यह जैव रासायनिक क्रिया है और इसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। अंत शोषण में क्या होता है कि यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है और शोषण क्या है, यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। नेक्स्ट है कि इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और इसमें क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती और इसमें क्या है, उसकी एंजाइम की सहभागिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो जैव रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं और अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब क्या होता है कि शोषण ऑक्सीशोषण कहलाता है और ये जो ऑक्सीशोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा क्या है, मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति होती है और उसमें जो ग्लूकोज का अपघटन होता है वही क्या कहलाता है, अनऑक्सीशोषण कहलाता है। और ग्लूकोज क्या है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है और यह क्रिया ही क्या कहलाती है, किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रकार शोषण अधिकतर सूक्ष्म जीवों में जैसे एंट अमीबा, गोलकृमि तथा जीवाणुओं में होता है। ठीक है, इस प्रकार का शोषण। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें किण्वन की, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या है कि ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और कम ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है मानव में शोषण। तो मानव में शोषण कैसे होता है, नासाद्वार, नासागुहा, मुखगुहा, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है शोषण क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग हैं नासाद्वार, नासागुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़ा आदि। ठीक है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने के लिए क्या है, एक पेशीय परत डायफ्राम होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और अंत शोषण के समय जो पसलियां हैं ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन क्या है, बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और उच्च शोषण में पसलियां नीचे अंदर की ओर आ जाती हैं जबकि डायफ्राम में ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। ठीक है, और इससे हमारा वक्ष क्या है, फैलता है और सिकुड़ता है। ये आप खुद सांस लेकर एक बार करना तो आपको ये चीज़ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है सभी जीव परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, त्याग करते हैं और ऑक्सीजन कोशिका शोषण की क्रिया में काम आता है। ठीक है, और शोषण की क्रिया क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनेक एंजाइमों की सहायता से कई चरणों में क्या है, संपन्न होता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वाहक है और ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और यह ऑक्सीजन से संबद्ध होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और पुनः कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संबद्ध होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड नासाद्वार से बाहर निकल जाती है और गाय, मेंढक, छिपकली, मुर्गी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में क्या होता है, फेफड़े होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कैचुआ में त्वचीय श्वसन होता है, यानी कि वो अपनी स्किन से सांस लेता है। मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। और सभी जंतुओं में श्वसन की क्रिया क्या है, होती है। और कुछ में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसमें कि जबकि बहुकोषीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है, जैसे कि कैचुआ। और तिलचट्टे एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र कहा जाता है। और मेंढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है, इसलिए क्या करता है कि इसमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा दोनों के द्वारा होती है। और जलीय जीव मछली के श्वसन के लिए विशेष अंग गलफड़ा होता है, और इसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन श्वसन के लिए प्रयुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पौधे में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं रंध्र, ठीक है। और ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमयन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है रात्रि में जब प्रकाश की क्रिया नहीं होती तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होने से इसकी मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। गर्मी क्यों लगती है। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें कि गर्मी का अनुभव होता है। और पौधों की कोशिकाएं जंतुओं की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती हैं, जिसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि हमने क्या सीखा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि हमने क्या सीखा कि सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन व हवा का उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया क्या है, उच्च श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली जो श्वसन है वो अनऑक्सीश्वसन कहलाती है। अंतःश्वसन एवं उच्च श्वसन क्या है, एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से शरीर की दर बढ़ जाती है। गाय, बकरी, भैंस जैसे जीवों में श्वसन के अंग क्या है, मनुष्य के समान ही होते हैं। कैचुआ में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट है पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। नेक्स्ट है जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपघटन अन्य जीवों की तरह होता है, और रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 16, इसका नाम है प्रकाश। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूक्लिड ने ईसा पूर्व 300 में ईस्वी ऑप्टिका लिखी, जिसमें प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का क्या किया था, जिक्र किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है, और जब दर्पण तथा प्रकाश की दिशा में बदलाव ही क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये हम क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान माप या साइज का दिखाई देता है। किसी भी स्थिति में कलम का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, वही क्या है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या। नेक्स्ट है दर्पण से परावर्तित प्रकाश। तो इसमें दर्पण में जब हम अपने आप को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है कि हमारा प्रतिबिंब में दायां बायां दिखाई पड़ता है, और बायां क्या है, दायां दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें गोलीय दर्पण। तो नेक्स्ट है ये चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब है। तो जब हम स्पून में ऐसे देखते हैं तो हमें क्या है, प्रतिबिंब दिखाई देता है अपना ही। तो वो प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं कि चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ क्या है, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। और किसी गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है कि ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। इसी तरह ये उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें
कि अगर हमारे पास गोले दर्पण है तो उसमें जो ये वाला एरिया होगा ये उत्तल पृष्ठ होगा और जो ये वाला एरिया होगा वो क्या होगा, अवतल पृष्ठ होगा, अगर हम इसको काटते हैं तो। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की जिस गोले दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ हो जिससे भीतरी सतह चमकीली हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिस गोले दर्पण की भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी सतह क्या हो, चमकीली हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम परावर्तक सतह की। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है वही क्या कहलाती है, परावर्तक सतह कहलाती है। और पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कि वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं तो वो क्या है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस कौन से होते हैं कि जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, ठीक है। और ये इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा के अनेक रंगों के बड़े धनुष जैसा दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्णीय रंग दिखाई देते हैं। इस स्थिति में कभी कभी साबुन के बुलबुले भी आपने देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करती है। और चमकदार सतह प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और जो आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और अवतल दर्पण का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। और उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। जब वस्तु उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखी जाती है तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और श्वेत प्रकाश क्या है, 7 रंगों का, 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 17, इसका नाम है पौधों में जनन। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें जनन। तो जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना अथवा जन्म देना ही क्या है, जनन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, कायिक अंग। तो पौधों में जड़ तना तथा पत्तियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कायिक अंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि पौधों में 2 प्रकार से जनन प्रक्रिया होती है, ये हम क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अलैंगिक जनन कि अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। और इसमें क्या है, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही तो है, जिसमें कि पौधे, जड़ तथा तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधों की क्या है, उत्पत्ति होती है। और कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कि जो हमारा वो होता है, जैसे कि हम गुलाब को थोड़ा तिरछा काट कर उसका पौधा उसे लगा देते हैं गमले में और उसके बाद उसका पेड़ बन जाता है, वही क्या है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें गन्ने का पौधा की कलम और आलू में कायिक प्रवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के किनारे क्या है, खांच में कलियाँ होती हैं, जबकि इनकी पत्तियां नम जगहों पर गिरती हैं तो प्रत्येक कलियाँ क्या है, नए पौधे उत्पन्न कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लेयरिंग विधि कि कुछ पौधों में जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि में नए पौधों के लिए क्या है, लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पौधे की शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान की मिट्टी को क्या है, नम रखा जाता है और 15-20 दिन के बाद उसे निकालते हैं और तने की ओर से मिट्टी से दबे हुए भाग के नज़दीक काट कर अलग कर दिया जाता है और 10-15 दिनों के बाद क्या है, उसे सावधानी से
उखाड़ कर जहाँ लगाना होता है लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें मुकुलन। तो ये क्या है, ईस्ट का एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेज़ी से क्या है, जनन ये करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यीस्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना क्या है, मुकुलन कहलाती है। और मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, फिर विकसित होकर जनन कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका में बदल जाता है और कम समय में अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाओं का ही क्या है, निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें खंडन कि हरे रंग की जो संरचना शैवाल है और अभिनय जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से क्या है, ये वृद्धि करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बीजाणु निर्माण। तो इनमें अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि गुड़हल, भिंडी, बैंगन आदि के फूलों में उनके विभिन्न अंगों को पहचानिए और इनमें क्या है, पुंकेसर नर जनन तथा स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि फूलों के अंगों के अध्ययन के क्रम में आपने देखा होगा कि कुछ फूलों में स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर दोनों हैं, कुछ में या तो स्त्रीकेसर है या पुंकेसर है। जिन फूलों में दोनों जनन अंग मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। और जबकि एक ही जनन अंग स्त्री या पुंकेसर वाले एक लिंगी फूल कहलाते हैं। इसके बारे में हम क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है, इनमें परागकण रहते हैं, ये नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीकेसर के अंडाशय में एक नया अधिक बीजांड होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं और प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट आता है इसमें परागण। तो सामान्यतः परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है और ये क्या है, हल्के होते हैं, हवा में बहते हैं और उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं या कीटों या फूलों पर घूमते फिरते ज़रूर देखा होगा आपने कीटों को। और इनके शरीर के भागों जैसे पैरों, पंखों तथा इन पर चिपक जाते हैं और वे जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उनसे चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफ़र वर्तिकाग्र तक करता है। ठीक है, और परागकण का क्या है, फिर वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफ़र करता है तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र हो या अपनी ही जाति के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो, इसे क्या कहते हैं, परपरागण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें निषेचन। तो इसमें क्या होता है, परागण, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या सीखा हमने। तो हमने सीखा कि सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन भाग नहीं होते हैं, लेकिन जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने से फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकते हैं। नर तथा मादा युग्मनों का मिलना निषेचन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं और फल क्या है, एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का स्थानांतरण बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है जो जल, वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे हम। तो शरीर के कोशिकाओं में शोषण होता है और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए और श्वसन क्रिया में निर्मित अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचकर उच्च अवशोषण के समय बाहर निकल जाती है और ये काम रक्त के परिसंचरण से होता है। नेक्स्ट है पेशी और स्नायु की गतिविधि से कई अवशिष्ट बनते हैं
और इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम रक्त परिसंचरण के द्वारा ही करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कलाई में नाड़ी स्पंदन को अनुभव करना, ठीक है। ये क्या है, प्रति मिनट धड़कनों की जो संख्या है स्पंदन दर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है? 72 से 80 होती है। नेक्स्ट है हार्ट, तो जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, और ये क्या है, हमेशा धड़कता रहता है और पूरे जीवन बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य ये करता रहता है हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, और हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। और हृदय क्या है, 4 भागों में बटा होता है, जिसमें कि 2 कक्ष अलिंद होते हैं और निचले 2 कक्ष क्या है, नीले कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रक्तवाहिनियाँ। तो विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के माध्यम होती हैं। जब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है, और यह रक्त वापस हृदय में आता है तो फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा, ठीक है। नेक्स्ट है धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फेफड़ा है धमनी हृदय से रक्त को ले जाता है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को फेफड़े में ले जाती है, और जो फुफ्फुस है वो शिरा ऑक्सीजन रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। और ऑक्सीजन क्या है, समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, अर्थात धमनी और शिरा के रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनियाँ क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध है, और इनमें रक्त की दिशा कैसी होती है, हृदय से शरीर के सभी अंगों को, और दीवार मोटी और लचीली होती है। और शिराएँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध है, ये क्या है, शरीर के सभी भागों से वापस हृदय को, ठीक है, रक्त का प्रवाह करती है, और इनकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट। हृदय के कक्ष की दीवार पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं, और ये क्या है, हृदय स्पंदन कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय की धड़कन की धमनी को बढ़ाने की युक्ति के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हॉर्गन ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता, जैसे कि स्पंज और हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उत्सर्जन। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि गुर्दे या वक को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, और हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, जिसके शरीर में एक जैसे होते हैं और एक समान काम करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भागों में कमर के ऊपर सेम जैसी आकृति वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है जब रक्त दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी व हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः क्या है, अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि जो हमें पसीना आता है उसमें क्या होता है, स्वेद में जल तथा लवण होते हैं, और ये जो ये धब्बे पसीने में उपस्थित किसके कारण होते हैं, लवणों के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायलिसिस या अपवहन। तो रक्त को छानने की विधि ही क्या है, डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें हमने क्या सीखा कि रक्त वह तरल पदार्थ है जो जंतुओं के रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हमारे रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पहली आरबीसी और दूसरी डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, और रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। और धमनियाँ
हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। और शिराएँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं। और हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अवशेष पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है, उत्सर्जन कहलाती है। और निकलने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को मूत्राशय तक पहुंचाना। तो हमारे यहाँ पे क्लास 7th के सभी चैप्टर फिनिश हो गए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।